नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो की इस शानदार सीरीज निम्मी क्वेश्चन बैंक डिटेल डिस्कशन की सीरीज में क्लास नंबर 16 में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी इस सीरीज की 15 क्लासेस चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप अपनी वीडियोस को प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियोस होती हैं बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होकर यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। यदि आप ITI से हैं, बेसिकली उसमें भी टर्नर फिटर मशीनिस्ट ट्रेड से हैं, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यहाँ पर आपको मिलता है ITI से संबंधित सभी जॉब की लेटेस्ट अपडेट, सभी एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित गाइडेंस, डेडिकेटेड क्लासेस, एग्जाम के पेपर एनालिसिस और बहुत कुछ। तो यदि आप ITI से हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल टेक सीख प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके कैरियर में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर साथी साबित होने वाला है। हर एक स्टेप पर यहाँ पर हमसे गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का क्या नाम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर जब हम इस सीरीज को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम पहले उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को क्लियर करते हैं, देन उससे संबंधित जो कुछ और थ्योरी होती है, डिटेल थ्योरी होती है निम्मी से रिलेटेड, उसको भी हम यहाँ में अच्छे से क्लियर करते हैं और कोशिश किया जाता है कि इससे संबंधित और जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है, तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से जो ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, बोरिंग, इस सबको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस वीडियो में, एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि कौन सा ऑप्शन दिखाया गया, कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंदर यहाँ पर एक होल दिखाया गया है। ठीक है, अब इस होल को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंदर वाला होल है उसका डायमीटर कम है, बाहर वाले यहाँ पर होल का देखिए जो ओपनिंग है इसका डायमीटर बड़ा है। मतलब इस वाले होल को क्या किया गया है, इतनी गहराई तक क्या किया गया है, बड़ा किया गया है। ठीक है, क्यों बड़ा किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो स्क्रू था उसके हेड को आसानी से उसमें बिठाया जा सके। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, किसी भी होल को थोड़ी लंबाई तक गहरा करना या उसको बड़ा करना क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर बोरिंग कहलाता है। काउंटर सिंकिंग क्या होती है, तो कोई भी दिया गया होल है उसके इंड को यहाँ पर थोड़ा सा चैम्फर करना, ठीक कुछ इस प्रकार से बनाना, तो ये क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। स्पॉट फिशिंग क्या होती है, यहाँ पर जो होल का ओपनिंग वाला सबसे सरफेस टॉप सरफेस होता है इसको फ्लैट करना, जिससे इजीली यहाँ पर वाशर नट बोल्ट इसके हेड को प्लेस किया जा सके। ड्रिलिंग क्या होती है, तो होल करना क्या होता है, ड्रिलिंग होता है। और प्रीवियस ड्रिल किए गए होल को यहाँ पर फाइनल शेप एकदम प्रिसाइजली फिनिश करना क्या होता है, रीमिंग कहलाता है। अब डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर काउंटर बोरिंग से रिलेटेड कि और क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से फिगर दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में जब भी काउंटर बोरिंग पूछा जाएगा तो यही यहाँ पर आपको फिगर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसका फिगर है। ठीक है, तो ये किसका है, काउंटर बोरिंग का। यहाँ पर एक होल है, दूसरा होल को थोड़ा सा बड़ा किया गया है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काउंटर बोर टूल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको परिभाषा भी मिल जाएगी कि काउंटर बोरिंग क्या होती है, तो काउंटर बोरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग ए होल टू ए गिवन डेप्थ। एक दिए गए गहराई तक होल को बड़ा करना क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग कहलाता है। क्यों करना है, टू होस हेड ऑफ सॉकेट हेड और कैप स्क्रू, जहां पर सॉकेट हेड स्क्रू है या कैप स्क्रू है उसके हेड को वहां पर स्थान देने के लिए, विद द हेल्प ऑफ काउंटर बोर टूल। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ऑपरेशन किया जाता है काउंटर बोर टूल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके पायलट से रिलेटेड, तो इसके इंड में अगर यहाँ पर आप देखें तो एक पायलट लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए इसका 2D व्यू, ये आपका पूरा क्या है, यहाँ पर काउंटर बोर टूल है। यहाँ पर लास्ट में आपको क्या दिखाया गया, यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाया गया एक पायलट लगा हुआ है।
पायलट का काम क्या होता है, तो ये गाइड करता है यहाँ पर काउंटर बोरिंग के समय, क्योंकि ये होल के कंसेंट्रिक रन कर सके, सेम एक्सिस में वो रन कर सके। जो पहले से ड्रिल किया गया होल है उसके कंसेंट्रिक रन करने के लिए यहाँ पर पायलट प्रोवाइड किया जाता है, उसको गाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ पायलट और क्या करता है, तो यहाँ पर चैटरिंग जो होती है काउंटर बोरिंग करते समय उसको भी अवॉइड करने का काम करता है। तो आशा करते हैं काउंटर बोरिंग क्लियर हो गया होगा। क्या है, तो पहले से ड्रिल किए गए होल को कुछ निश्चित गहराई तक बड़ा करना काउंटर बोरिंग हो गया। किसके द्वारा किया जाता है, काउंटर बोर टूल के द्वारा किया जाता है। पायलट का काम क्या होता है, तो पायलट काउंटर बोरिंग के समय चैटरिंग को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ उसको गाइड करता है कि वो प्रीवियसली ड्रिल किए गए होल के कंसेंट्रिक रन कर सके। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो एक्सिस यहाँ पर होल का है, ठीक है, उसी एक्सिस में हमारा टूल चलना चाहिए, यहाँ पर ऑफसेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो होल क्या हो जाएगा, अलग डायरेक्शन में वो चला जाएगा। ठीक, तो इसको कहते हैं कंसेंट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द रीजन इफ ए ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। यदि ड्रिल किया गया होल ड्रिल आकार से बड़ा है तो इसका क्या कारण है। बेसिकली इसके जो दो कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमारा ड्रिल किया गया होल है, अगर वो ड्रिल के आकार से क्या हो जाता है, बड़ा है, जो भी ड्रिल का साइज दिया गया है उस पर से बड़ा है, तो दो कारण होते हैं। पहला होता है उसकी अनइक्वल जो लिप होती है उसकी कटिंग की लंबाई, और दूसरा अनइक्वल एंगल होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ड्रिल इज नॉट शार्प। तो अगर ड्रिल शार्प नहीं का होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका रफ होल बनेगा। ठीक है, ड्रिल शार्प नहीं होने से क्या होगा, रफ होल बनता है। फीड रेट इज टू हाई, फीड रेट अधिक होने से भी यहाँ पर रफ होल बनता है और ड्रिल टूटने का भी ये कारण करता है। कटिंग स्पीड टू हाई, कटिंग स्पीड भी अधिक होने से यहाँ पर ड्रिल के आपके टूटने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। जो कटिंग के किनारे हैं उसका एंगल क्या है, असमान है, दोनों सेम एंगल पे ग्राइंड नहीं किए गए हैं। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण यहाँ पर होल आपका क्या है, दिए गए आकार से बड़ा बनता है। और क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहला फिगर यहाँ पर दिया गया है अनइक्वल लिप लेंथ। एक आपकी ये कटिंग लिप हो गई और एक के दूसरी कटिंग लिप हो गई। तो देख पा रहे हैं दोनों कटिंग लिप की जो लंबाई है अलग अलग है। ये कटिंग लिप छोटी है, ये कटिंग लिप बड़ी है। तो क्या होगा, जब यहाँ पर रोटेट करेगा होल में तो केवल बड़ी वाली कटिंग लिप ही क्या करेगी, कांटेक्ट में आएगी होल के, बाकी शॉर्ट वाली यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं आएगी। सेम यहाँ पर अगर इसका एंगल क्या है, अनइक्वल है, एंगल समान नहीं है, ये एंगल थोड़ा सा क्या कम है, ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक कटिंग लिप जिसका एंगल ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और वही कांटेक्ट में आएगी। तो जिससे यहाँ पर जब यहाँ ड्रिलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में चिप्स भी केवल एक ही फ्लूइड से निकलती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ भी अनइक्वल एंगल यहाँ पर करेक्ट आंसर उसका होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब ये क्या होगा, केवल एक ही कटिंग लिप कार्य करेगी तो होल से वो क्या होगा, थोड़ा सा इसेंट्रिक रन करेगा, होल के सेंटर में वो प्रॉपरली रन नहीं करेगा, थोड़ा सा वो ऑफसेट होके चलेगा। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होल हमारा देखने को मिलेगा। जो भी ड्रिल का आकार है उससे होल क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या क्या कारण है, पहला कारण है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। जो कटिंग एज है, लिप है, उसकी लंबाई समान नहीं है। दूसरा है अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज का जो एंगल है वो समान नहीं है। तीसरा होता है स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर। जो ड्रिल का स्पिंडल है, मान लो जो उसमें कोई सी प्ले है, थोड़ी सी प्ले है, तो क्या होगा, सेंटर से ऑफसेट इधर उधर रन करेगा। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर होल बड़ा हो सकता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण ड्रिल पॉइंट नॉट बीइंग इन सेंटर। मान लो यहाँ पर हमने सेंटर में मार्क किया है कि ड्रिल का पॉइंट यहाँ होना चाहिए, और वो सेंटर में नहीं, कुछ अलग से स्टार्ट करता है, तो उस केस में भी यहाँ पर होल बड़ा बन जाता है। तो ये कुछ प्रमुख मेन इंपॉर्टेंट कारण है ओवरसाइज होल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। What is the term that the top surface joining of two side of a thread? चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर थ्रेड का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि थ्रेड में जब दो सरफेस मिलती हैं, जहाँ पर जो साइडें दो साइडें मिलती हैं, तो जो टॉप की सरफेस होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी थ्रेड की प्रोफाइल है। अब एक ये हो गया आपका साइड और एक ये साइड हो गए, दोनों साइड यहाँ पर टॉप पर जहाँ पर मिल रही इसको क्या कहते हैं, बॉटम पे मिलती हैं इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है टॉप वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक या पिच।
तो यहाँ पर जो ये टॉप वाली सरफेस होती है जहाँ पर दोनों साइडें मिलती हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है क्रेस्ट कहा जाता है। और बॉटम में जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और ये जो साइडें होती हैं थ्रेड की, इसी को क्या कहा जाता है, फ्लैंक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लो थ्रेड का, किसी एक पॉइंट, उसके यहाँ पर जो एडजेसेंट पास वाली थ्रेड है उस पर कोई एक पॉइंट ले लो। इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर आप दूरी नापो तो इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आप पूरा फिगर दे सकते हैं थ्रेड की टर्मिनोलॉजी कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरा जितनी भी थ्रेड की टर्मिनोलॉजी है, माइनर डायामीटर, मेजर डायामीटर, डेप्थ, रूट, क्रेस्ट, पिच, एंगल, सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो क्रेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपकी ये साइड हो गई, एक आपकी ये साइड हो गई, दोनों जहाँ पर मिल रही है क्रेस्ट हो गया ऊपरी वाले बिंदु पर। यहाँ पर निचले यहाँ पर जो मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक, पिच हो गया दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच की दूरी, एंगल हो गया जिस एंगल पर आपका ये हेलिक्स आता है, ठीक है, और सेंटर लाइन आप वहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए तो आपका क्या कहलाता है, हेलिक्स एंगल कहलाता है। ये दोनों साइडें जिस एंगल पर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं, थ्रेड का एंगल कहते हैं। मतलब जो दोनों फ्लैंक हैं, फ्लैंक दोनों जिस एंगल पर मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, थ्रेड का एंगल कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि इन दोनों को क्या कहा जाता है, फ्लैंक कहा जाता है। और क्रेस्ट से रूट के बीच की दूरी हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर नापे एक्सिस के, तो उसी को क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। मेजर डायमीटर क्या होता है, थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, जो कि क्रेस्ट को दोनों यहाँ पर मान लीजिए एक ऊपर वाली क्रेस्ट हो गई और एक नीचे वाली क्रेस्ट है, इन दोनों को स्पर्श करता हुआ लाइन खींचा जाए तो इसके बीच की दूरी क्या है, आपकी मेजर डायमीटर है। आउटर थ्रेड में सबसे बड़ा डायमीटर होता है, जब हम थ्रेड स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो ब्लैंक का साइज होता है वही मेजर डायमीटर होता है। इंटरनल थ्रेड में चूड़ी कटने के बाद जो डायमीटर प्राप्त होता है वो मेजर डायमीटर होता है। माइनर डायमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों रूट को आप स्पर्श करता हुआ लाइन खींच दे, इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी माइनर डायमीटर हो जाएगी। एक्सटर्नल थ्रेड की कंडीशन में जब पूरी थ्रेड कट जाती है जो डायमीटर प्राप्त होता है वो माइनर डायमीटर होता है। इंटरनल थ्रेड के कंडीशन में हम थ्रेड काटने से पहले जो ड्रिल होल करते हैं, आप कह सकते हैं जो टैप ड्रिल साइज होता है वही क्या होता है, यहाँ पर उसका माइनर डायमीटर होता है। तो चूड़ी कटने से पहले जो होल का साइज होता है इंटरनल के केस में वही उसका माइनर डायमीटर होता है। आशा करते हैं सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए होंगे। पिच डायमीटर क्या है, तो ये मेजर और माइनर के बीच का होता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको अगर हम परपेंडिकुलर मेजर करें एक्सिस के तो डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच डायमीटर कहलाती है। थ्रेड के जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो पिच डायमीटर के अनुसार ही किए जाते हैं, उसी को इफेक्टिव डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट बी डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि बी का मतलब क्या होता है, बी क्या दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन में है बॉन्ड, ग्रेड, एब्रेसिव या ग्रेन साइज। तो इसको भी हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। 32 क्या है, तो 32 यहाँ पर कंपनी का साइज हो जाता, कंपनी का बेसिकली नंबर हो जाता है। ए है टाइप ऑफ एब्रेसिव, अब इसमें ए है तो एल्युमिनियम है, सी है तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। 46 यहाँ पर उसके ग्रेन का साइज हो गया जो कि मीडियम को दर्शा रहा है। या यहाँ पर बेसिकली वो दर्शा रहा है कि मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, बेसिकली उसे आप ग्रेड कह सकते हो। तो ये भी बेसिकली सॉफ्ट ग्रेड में है, A2H में। 8 यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर को दिखा रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है, डेंस है कि ओपन है, तो यहाँ पर डेंस स्ट्रक्चर है 8 नंबर। बी दिखाता है टाइप ऑफ बॉन्ड को। बी का मतलब क्या होता है कि उस ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है उसको दिखाता है, सबसे लास्ट वाला लेटर बी। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो एब्रेसिव जो व्हील है इसमें जो एब्रेसिव के ग्रेन है इसको आपस में जोड़े रखने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जो रोड बनती है वहां पर जो कंक्रीट यूज की जाती है वो एब्रेसिव हो गई, जो तारकोल यूज किया जाता है वो क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब डिफरेंट प्रकार के कौन कौन से बॉन्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं डिटेल में यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन में जो मिक्स किया जाता है तो उसको क्या कर सकता है, साथ में होल्ड करता है, टुगेदर होल्ड करता है। मतलब एब्रेसिव ग्रेन को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, बॉन्ड करता है। और इसी के द्वारा यहाँ पर जो फाइनल शेप आती है ग्राइंडिंग व्हील की
वो इसी के द्वारा आती है, तो शेपिंग में मदद करता है। और आफ्टर सर्टेन ट्रीटमेंट के बाद उसकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो भी डिपेंड करती है बॉन्ड पर। ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ कितनी है वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के द्वारा यहाँ पे दर्शाई जाती है। तो द डिग्री हार्डनेस पोसेस बाय द बॉन्ड इज कॉल्ड द ग्रेड, ठीक है। तो बॉन्ड की हार्डनेस कितनी है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेड ऑफ व्हील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जितना हार्ड आपका बॉन्ड होगा उतना ही हार्ड यहाँ पर आपकी व्हील होने वाली है। एंड इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन इन द व्हील। और बेसिकली ये दर्शाता है कि जो बॉन्ड जितना अधिक हार्ड होगा वो उतनी मजबूती से एब्रेसिव ग्रेन को पकड़ेगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड की मान लो स्ट्रेंथ कम है, सॉफ्ट वाला है, ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड का है, तो उतने अच्छे से वहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन को नहीं पकड़ पाएगा। तो बॉन्ड क्या है, ऐसा पदार्थ है जो एब्रेसिव ग्रेन को, एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़ने का काम करता है। स्ट्रेंथ व्हील की इसी के द्वारा बताई जाती है। जो इसकी हार्डनेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। तो मेन क्या होता है यहाँ पर आपका बॉन्ड होता है, दिखाता है कि किस प्रकार से व्हील में उसने होल्ड करके रखा है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मटेरियल के अनुसार कई प्रकार के यहाँ पर व्हील्स हो सकते हैं। सबसे पहले आ गया यहाँ पर विट्रीफाइड बॉन्ड, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बी के द्वारा। तो एग्जाम में जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड को दर्शा रहा है। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला बॉन्ड होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। इसमें जो होती है, जो मतलब गैप होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, पोरोसिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल में, ठीक है, हाई रेट ऑफ स्टॉक रिमूवल हो। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला बॉन्ड ही विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना हो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में लाइन पूछी जाती है, व्हिच इज द बॉन्ड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाई वाटर, एसिड, ऑयल और ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशन। तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिस पर अम्ल का, पानी का, ठीक है, तेल का असर नहीं पड़ता है। तो कौन सा बॉन्ड होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाई वाटर, एसिड, ऑयल और ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशन। इस पर एसिड का, ऑयल का और नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन का असर नहीं पड़ता है। दूसरा यहाँ पर जो बॉन्ड पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपका सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो सिलिकेट बॉन्ड को एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सिलिकेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, तो सिलिकेट व्हील्स हैव ए माइल्डर एक्शन एंड कट विथ लेस हार्डनेस देन विट्रीफाइड व्हील। विट्रीफाइड बॉन्ड के कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इसकी जो हार्डनेस होती है थोड़ी सी कम होती है, उसे थोड़ा सा कटिंग एक्शन इसका क्या होता है, कम होता है। इसी रीजन से इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है फाइन ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। जो भी आपके टूल होते हैं उसकी एजेस की फाइन ग्राइंडिंग के लिए, या जो कटर होते हैं, मिलिंग के कटर हो गए, उसकी ग्राइंडिंग के लिए सिलिकेट बॉन्ड का यूज किया जाता है। क्योंकि जो विट्रीफाइड बॉन्ड था काफ़ी तेजी गति से कटिंग करता, मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल रिमूव करता था, ठीक। सिलिकेट बॉन्ड है उसके कंपेयर में कम मटेरियल रिमूव करता है, कम हार्ड है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो कटिंग टूल है उसके एजेस की धार लगाने के लिए, मिलिंग कटर्स की धार लगाने के लिए, शार्प करने के लिए टूलों को इसका प्रयोग किया जाता है सिलिकेट बॉन्ड का। किससे दर्शाते हैं, यस से दर्शाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है साइलेक्ट बॉन्ड। साइलेक्ट बॉन्ड को किसके द्वारा, कैपिटल ई के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर ई लेटर साइलेक्ट बॉन्ड को डिनोट करता है। दिस इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी लार्ज डायमीटर व्हील वेयर ये फाइन फिनिश इज रिक्वायर्ड। साइलेक्ट बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऐसा व्हील बनाने के लिए जिसका डायमीटर क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो जो बड़े बड़े डायमीटर के व्हील होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, साइलेक्ट बॉन्ड से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ ये हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है, काफ़ी भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो मिल रोल्स होते हैं, ठीक है, जो मिलिंग के रोल्स होते हैं उसको ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइलेक्ट बॉन्ड का यूज किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच बॉन्ड इज यूज टू ग्राइंड मिल रोल्स। मिल रोल का ग्राइंड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो साइलेक्ट बॉन्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। दिस इज यूज्ड वेयर ए स्मॉल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड ऑन द व्हील एज इन द कटिंग ऑफ व्हील्स। बेसिकली रबर बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ पर हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है,
थोड़ा सा वहाँ पर ऑफसेट वगैरह चाहिए होता है, थोड़ा सा वहाँ पर फ्लेक्सिबल चाहिए होता है मटेरियल, उस कंडीशन में रबर बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ये अदर की कंपैरिजन में काफ़ी थोड़ा यहाँ पर इसकी हार्डनेस कम होती है, इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे व्हील भी इसके द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, काफ़ी डेलिकेट वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेजिनाइड बॉन्ड, या इसी को बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं, कैपिटल वी के द्वारा दर्शाते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर स्पीड व्हील, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऐसे व्हील बनाने के लिए किया जाता है जो कि काफ़ी तेज गति पर घूमते हैं। तो काफ़ी अधिक गति, तेज गति पर घूमने वाले जो यहाँ पर होते हैं आपके व्हील, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये आपके बनाए जाते हैं रेजिनाइड बॉन्ड के द्वारा। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सच व्हील्स आर यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग, कास्टिंग। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो रेजिनाइड या बेकेलाइट बॉन्ड होते हैं इसका प्रयोग फाउंड्री शॉप में किया जाता है। किसके लिए, ड्रेसिंग के लिए, जो भी कास्टिंग यहाँ पर होती है इसकी ड्रेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि बड़ी बड़ी वहाँ पर कास्टिंग आती हैं तो उससे संबंधित वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेजिनाइड बॉन्ड व्हील आर आल्सो यूज फॉर कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ का मतलब हो गया इसको बीच से किसी मटेरियल को पार्टिंग ऑफ करना, तो हिस्सों में बांटना। तो कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक लंबी सी सॉफ्ट है, इसको हमें क्या करना है, कट करना है बीच से, तो इसके लिए भी इसका प्रयोग करेंगे, तो कटिंग ऑफ या पार्टिंग ऑफ के लिए। दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड कंसिडरेबल एब्यूज, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपन को, वाइब्रेशन को ये आसानी से सहन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार के बॉन्ड थे जिसका प्रयोग किया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका सिंबल होता है कि किसके द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर एक और बॉन्ड होता है जिसे हम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, OXY से दर्शाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड को M के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं पूरा बॉन्ड वाला जो आपको टॉपिक है अच्छे से बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, What type of abrasive wheel is used for grinding die steel? तो अगर डाई स्टील की ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए किस प्रकार के व्हील का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन बताने से पहले इसके यहाँ पर हम डिटेल में इसकी टॉपिक को समझ लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली एब्रेसिव क्या होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट प्रकार के एब्रेसिव ग्राइंडिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, फिर आएंगे अपने क्वेश्चन पर कि उसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एब्रेसिव के बारे में कि एब्रेसिव क्या होता है। तो एब्रेसिव नथिंग बट बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही कह सकते हैं हार्ड और टफ मटेरियल होता है। हिंदी में कहिए तो कठोर और टफ मटेरियल होता है, जो कि बेसिकली ग्राइंडिंग में, अब की जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कटिंग का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, एब्रेसिव के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो एब्रेसिव बेसिकली एब्रेसिव और बॉन्ड, यही दो चीज़ आपके किसमें मिलते हैं, आपके ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील की बात की जाए तो इसमें क्या चीज़ें होती है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एब्रेसिव जो कि क्या करता है, कटिंग का काम करता है, और दूसरा क्या होता है, बॉन्ड होता है जो कि एब्रेसिव के कणों को यहाँ पर होल्ड करने का काम करता है। तो जो पूरी आपकी व्हील है दो ही पदार्थों से मिलकर बनती है। ग्राइंडिंग व्हील आपका हो गया एब्रेसिव और बॉन्ड। एब्रेसिव जो कटिंग का काम करेगा, बॉन्ड जो आपको एब्रेसिव कणों को होल्ड रखेगा। ठीक, अब उसके अनुसार कई सारे यहाँ पर और चीजें आ जाती हैं बॉन्ड के अनुसार कि बॉन्ड आपका सॉफ्ट है कि हार्ड है, बॉन्ड का साइज क्या है। ठीक है, एब्रेसिव कणों का साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, तो उस हिसाब से और सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती है। बट मेनली क्या है, दो ही चीज है, एब्रेसिव और बॉन्ड। तो कटिंग का काम कौन करता है, एब्रेसिव करता है। अब एब्रेसिव आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल एब्रेसिव जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक एब्रेसिव। इसमें कौन कौन सा आता है, आपका एमरी आता है, कोरंडम आता है। ठीक, एब्रेसिव को हिंदी में क्या कहते हैं, अपघर्षक कहते हैं। तो नेचुरल एब्रेसिव मतलब प्राकृतिक अपघर्षक जो प्रकृति से मिलते हैं। तो एमरी और कोरंडम हो गया। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दीज आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। बेसिकली ये क्या होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप ही होते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आता है, दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहते हैं, जिसे हिंदी में कृत्रिम एब्रेसिव कहा जाता है। बेसिकली इन्हें आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा
फर्नेस में बनाया जाता है, बहुत ही प्योर होते हैं, इसीलिए इसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, क्योंकि हम खुद से बनाते हैं फर्नेस में, इसको काफ़ी प्योर होते हैं, इसमें सारी अशुद्धियाँ निकाल दी जाती हैं। इसमें कौन सा आता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दो इसमें देखने को मिलते हैं। अब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसे ए के द्वारा दर्शाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को सी के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर यूज के अनुसार ये भी डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को दो भागों में बांटा जाता है, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड और व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील होगा उसका प्रयोग हार्ड मटेरियल के लिए किया जाएगा, और जो यहाँ पर हार्ड होगा उसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली सॉफ्ट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट इस चीज को आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जो यहाँ पर ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग टफ मटेरियल के लिए, टफ मटेरियल इन द सेंस आप कह सकते हैं जो आपके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कई बार एग्जाम में दिया जाता है कि हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और रॉट आयरन, इसकी ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो आपके हाई कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है, रॉट आयरन है, इसकी ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है जो भी फेरस हैं, फेरस मेटल होते हैं और फेरस एलॉय होते हैं, मतलब जो लौह धातुएं होती हैं, ठीक है, और जो लौह धातुओं का मिश्रण होता है उसकी ग्राइंडिंग के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बहुत ही फेमस आता है डाई स्टील और जितने भी कटिंग टूल होते हैं। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए और जितने भी कटिंग टूल हैं उस पर धार लगाने के लिए, उसकी ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड को दो भागों में बांटते हैं, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड और ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। जो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है इसका प्रयोग हार्ड मटेरियल के लिए करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मैं बेसिकली कहने का मतलब जो हार्ड मटेरियल होगा लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाएगा ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का। ध्यान क्या रखना है, सीमेंटेड कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड के जो टिप टूल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। क्या ध्यान में रखना है, सीमेंटेड कार्बाइड का कोई हो गया यहाँ पर आपका टूल, और टंगस्टन कार्बाइड के जो टिप वाले टूल आते हैं जिसका प्रयोग हम लेथ पे करते हैं, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं उस पर जितने भी टिप टूल आते हैं मैक्सिमम टंगस्टन कार्बाइड के होते हैं, तो उसकी ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग। इसको GC के द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला आता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड, इसका प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन के लिए, ब्रास के लिए, एल्युमिनियम, ग्लास, मार्बल, ग्रेनाइट। तो कह सकते हो यहाँ पर बेसिकली जो आपके लो स्ट्रेंथ वाली मटेरियल है, ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग, या सॉफ्ट मटेरियल आप कह सकते हो, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड का। तो आशा करते हैं आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गई होगी। दो प्रकार के एब्रेसिव बेसिकली ज़्यादा यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड में ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन के लिए। व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो इसका प्रयोग डाई स्टील और कटिंग टूल की ग्राइंडिंग के लिए। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है तो प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर सीमेंटेड कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड के टिप टूल की ग्राइंडिंग के लिए। ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कास्ट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम, ग्लास, मार्बल और ग्रेनाइट इस सभी के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था यह पूछा गया था डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अभी हमने यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर किया है कि डाई स्टील ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। आशा करते हैं एब्रेसिव आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हिच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि जो भी अपघर्षक ग्रेन्स हैं उसके बीच में कितनी बॉन्ड की मात्रा है। ठीक,
Which term indicate the amount of bond present between the individual abrasive grain? कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है तो यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। अब इस ग्रेन के बीच में कितना हमारा बॉन्डिंग मटेरियल, कितना बॉन्ड उपस्थित है, ये बेसिकली किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसको डिनोट करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका कह सकते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका लगभग हर एक एग्जाम में ये डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा। अब बॉन्ड उपस्थित होने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि दो एब्रेसिव कणों के बीच में दूरी कितनी है, या दो एब्रेसिव ग्रेन के बीच में गैप कितना है, ये किस टर्मिनोलॉजी के दर्शाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। तो चाहे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसके बीच में कितना बॉन्ड उपस्थित है ये, या फिर दो एब्रेसिव कणों के बीच की दूरी कितनी है, ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो दोनों ही किसके द्वारा दर्शाया जाता है, स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शाया जाता है, उस जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरचना। ठीक, इसको देख लेते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होते हैं और क्या क्या उसका यहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का काम क्या होता है। तो इसके द्वारा बेसिकली दर्शाया जाता है कि किसी भी आपके ग्राइंडिंग व्हील में कितना बॉन्ड उपस्थित है, या कह सकते हैं वहाँ पर जो इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे से कितने पास पास में है, उनके बीच की दूरी कितनी है एब्रेसिव ग्रेन की। तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शाया जाता है। अब स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। डेंस को हम क्लोज स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर होता है, ठीक है, 1 नंबर से 8 नंबर, ये किसको दर्शाता है, तो ये आपको दर्शाता है डेंस स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर को। इसका प्रयोग किया जाता है काफी गुड फिनिशिंग, अच्छी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर डेंस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जो ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो कणों के बीच की दूरी होती है ज्यादा होती है, इसको 9 से 16 नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड कटिंग के लिए, और जहाँ पर ज्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है तो वहां पर ओपन स्ट्रक्चर व्हील का यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ता जाता है, चूंकि 1 से 16 नंबर तक हो गया, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वहां पर ग्रेन का साइज भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। जो वहां पर छोटा होगा, ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग व्हील होगा, उसका प्रयोग गुड फिनिशिंग के लिए किया जाएगा। जो ओपन स्ट्रक्चर वाला होगा, बड़ा बड़ा ग्रेन्स वाला होगा, उसका प्रयोग ज्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए हाई स्पीड पर प्रयोग किया जाएगा। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ और देख लेते हैं कि ग्रेन साइज या ग्रिड साइज का मतलब क्या होता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो द नंबर इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द ग्रिड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ओपनिंग इन द सीब यूज्ड टू साइज द ग्रेन्स। द लार्जर ग्रिड साइज नंबर द फाइनर द ग्रिड। इसके कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि ग्रेन का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम इसको आसान शब्दों में समझना चाहें कि ग्रेन का मतलब क्या है, तो जो ग्राइंडिंग व्हील में यहाँ पर एब्रेसिव यूज किए जा रहे हैं, उन एब्रेसिव ग्रेन का साइज कितना, वो कितने छोटे कितने बड़े हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेन का साइज कहा जाता है। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो बेसिकली जो आपकी सीब होती है, छलनी होती है, इसके द्वारा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सीब यूज की जाती है। छान कर उसको हम अलग करते हैं। तो ये कैसे दर्शाते हैं, तो 1 स्क्वायर इंच में कितने यहाँ पर होल हैं उस सीब में, उसी के द्वारा उसका यहाँ पर साइज निर्धारित किया जाता है। मान लो 1 स्क्वायर इंच ले लिया गया, अब इसमें कितने नंबर ऑफ होल्स हैं, उसी के द्वारा इसका साइज इंडिकेट किया जाता है। कम है तो क्या है, कोर्स है, ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर कई प्रकार के यूज किए जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन होता है, ये 10 नंबर से लेकर के 24 नंबर, यही यहाँ पर दिखा रहा था कि जो ज़्यादा बड़ा ग्रेन होगा उसका नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 24 नंबर है, तो इसका क्या है, कोर्स ग्रेन है, मतलब ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनका साइज ज़्यादा होता है, तो कोर्स 10 से 24 नंबर। मीडियम क्या होता है, 30 से 60 नंबर। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से आपको कोई एक दे दिया जाता है 30 से 60 नंबर के बीच की गिनती, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो गिनती दी जाती है वो क्या है, 46 आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो 46 क्या होता है, ग्रेन साइज दर्शाता है, और किसको, मीडियम ग्रेन साइज को। फाइन क्या है, तो फाइन 80 से 180 नंबर के बीच का फाइन होता है, और वेरी फाइन होता है 220 से लेकर के 600 नंबर तक। अब जो आपके कोर्स ग्रेन है, बड़े बड़े साइज हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा काफ़ी तेज गति से कटिंग के लिए।
ठीक है, सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं आती है इसमें, और बेसिकली उसका प्रयोग यहाँ पर सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाएगा। और जो फाइन ग्रेन वाले व्हील होते हैं, फाइन ग्रेन काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसका प्रयोग धीरे धीरे काफ़ी स्लो स्पीड पे ग्राइंडिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी सरफेस फिनिश आती है। इसके द्वारा हार्ड मटेरियल की और साथ ही साथ ब्रिटल मटेरियल की भी ग्राइंडिंग की जा सकती है फाइन व्हील के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म आता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। ग्रेड का मतलब क्या हो गया, तो ग्रेड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो हम बॉन्ड यूज कर रहे हैं ग्राइंडिंग होल में, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना ताकतवर है, तो वही क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है। अब इसे आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ द व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हैं वो कितनी कठोर है, कितनी हार्ड है, ये किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो ये ग्रेड के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट ग्रेड, इसको ए से एच लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। मीडियम ग्रेड, इसको आई से क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। और हार्ड ग्रेड को क्यू टू जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो ए वाला होता है ये सबसे सॉफ्ट होता है और जेड वाला सबसे हार्ड होता है। मैक्सिमम आपके एग्जाम में यहाँ पर एच दिया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यहाँ पर एच दिया जाता है और पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट ग्रेड का व्हील हो जाएगा। अब जो सॉफ्ट मेटल है उसके लिए हम हार्ड बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, और जो हार्ड मेटल होगा उसके लिए सॉफ्ट बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगे। स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेन साइज क्या है, ग्रेड क्या है, स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स आप लोग बना कर रखिए, एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ही काम आता है, उसी के द्वारा यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ तक कि आपके ग्राइंडिंग के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद यहाँ पर आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन चालू होते हैं, उसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द वर्नियर माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर आपको एक वर्नियर माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि एक्स से मार्क किए गए पार्ट को किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो यक्स किस पर मार्क किया गया, यक्स यहाँ पर मार्क किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको वर्नियर डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वर्नियर डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, डेटम लाइन की बात की जाए तो डेटम लाइन क्या हो गई आपकी, यहाँ पर जो देखो डेटम लाइन को मार्क भी किया है इन्होंने। जो सेंटर में आपकी लाइन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, डेटम लाइन कहते हैं। ऊपर यहाँ पर मिलीमीटर में ग्रेजुएशन होती है और नीचे यहाँ पर सब मिलीमीटर में ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्लीप बैरल हो गया, फिर यहाँ पर आपका थिम्बल हो गया, यहाँ पर लास्ट में आपका रैचेट स्टॉप लगा होता है। इसको अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा आपको फिगर दिखाया गया है माइक्रोमीटर का, इसको आप देख सकते हैं। तो जो हमें एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन में वो क्या था, वर्नियर डिवीजन इसको पूछा गया था। तो वर्नियर डिवीजन कई बार पूछा जाता है कि किस पर ग्रेजुएटेड होती है, तो ये ऑप्शन दिया जाता है स्लीव या फिर बैरल पर। ठीक है, किस पे ग्रेजुएटेड होती है, स्लीव या फिर बैरल पर ग्रेजुएटेड होती है। अब कुछ अगर माइक्रोमीटर को हम पूरा ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से आपका माइक्रोमीटर यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर एक रैचेट स्टॉप लगी होती है। ठीक, यहाँ पर क्या लगा होता है, तो यहाँ पर आपका लगा होता है एनविल, जो कि आपका फिक्स मेजरिंग फेस होता है, जिसपे कार्बाइड की टिप लगी होती है बियर एंड टियर से बचाने के लिए। यहाँ पर जो बैरल स्लीव है इसके अंदर क्या होती है, आपकी स्पिंडल होती है, जिस पर थ्रेड काटी जाती है 0.5 mm पिच की। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसकी होती है, स्पिंडल। और स्पिंडल और आपके ये क्या नाम, एनविल, यही दो मेजरिंग फेसेस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर जो फ्रेम होता है इसी पर आपका माइक्रोमीटर का साइज दिया जाता है कि माइक्रोमीटर की रेंज क्या है, तो यहीं पर आपकी ग्रेजुएटेड होती है। अब यहाँ पर जो आप स्लीव और बैरल पे रीडिंग देख रहे हैं डेटम लाइन, तो यहाँ हाँ डेटम लाइन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि डेटम लाइन किस पर ग्रेजुएटेड होती है। तो चाहे डेटम लाइन पूछा जाए या फिर वर्नियर डिवीजन पूछा जाए, दोनों किस पर होती है, स्लीव या बैरल पर होती है। जो यहाँ पर आपकी थिम्बल है इस पर क्या होती है, तो थिम्बल पर बेसिकली 0.01 mm के अंतराल में यहाँ पर बेसिकली क्या होता है आपका
टोटल यहाँ पर कह सकते हैं 50 ग्रेजुएशन यहाँ पर आपका अंकित होता है। ठीक है, 0 से 50 यहाँ पर टोटल क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। अब जब इसको पूरा एक रोटेशन हम कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, थिम्बल को, तब हमारा जो स्पिंडल होता है वो 0.5 mm आगे की तरफ बढ़ता है। तो वहीं से 50 को जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी 0.5 को डिवाइड करते हैं किससे, 50 से, तो यही आपका जो लीस्ट काउंट होता है सिंपल जो माइक्रोमीटर होता है वो कितना 0.01 mm निकल के आता है। वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट पूछी जाए तो कितना होता है 0.001 mm, ठीक, या इसी को हम कह सकते हैं 1 माइक्रोन। इसको क्या कहते हैं 10 माइक्रोन। ये हो गया आपका 1 माइक्रोन। तो जो वर्नियर माइक्रोमीटर है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 माइक्रोन की होती है। लास्ट में जो यहाँ पर रैचेट स्टॉप लगाया जाता है, इस रैचेट स्टॉप का काम क्या होता है, तो बेसिकली प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब भी हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो उस समय यहाँ पर दबाव को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब गैप ज़्यादा होता है तो उस समय क्या करते हैं, थिम्बल के द्वारा इसको रोटेट करते हैं, हम स्पिंडल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारा जो एनविल है और ये स्पिंडल है पास में कांटेक्ट में आने वाले होते हैं पार्ट के, तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है कि वहां पर धीरे धीरे यूनिफॉर्म प्रेशर दिया जाए। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपको पूरा दिखाया गया कि किस प्रकार से ये आपकी वर्नियर की जो डिवीजन है थिम्बल के डिवीजन से यहाँ पर मैच करती है, तो पूरा अलग का प्रोसेस होता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन पार्ट्स वाले क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। तो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि ये क्या है, टेलीस्कोपिक गेज का फिगर है। अब यहाँ पर एक्स से इस पार्ट को मार्क किया गया है, पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको टेलीस्कोपिक लेग के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होता है टेलीस्कोपिक लेग। इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि टेलीस्कोपिक गेज बेसिकली होता क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहला वर्ड कि अगर कहीं भी गेज लगा हुआ है, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए अगर किसी भी वर्ड में गेज लगा है तो गेज का मतलब क्या है, वो चेक करेगा। कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है मेजरिंग और चेकिंग में। तो जो गेज होते हैं इस पर कोई ग्रेजुएशन नहीं बनी होती है, ये डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं ले सकते, ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, चेक करना केवल साइज को, ठीक है, ओके है कि नहीं। बाद में जो इसकी रीडिंग होती है हम इसके सुटेबल किसी अदर इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसफर करके वहां पर रीडिंग को लेते हैं। जैसे टेलीस्कोपिक गेज के केस में बात की जाए तो ये आपका लीनियर मेजरिंग होता है, तो इसलिए जो इसकी रीडिंग होती है ये माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर की जाती है, माइक्रोमीटर पर इसकी रीडिंग को हम लेते हैं। तो बेसिकली टेलीस्कोपिक गेज क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग आपका टूल हो गया, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कोई होल है उसका साइज मेजर करने के लिए, कोई स्लॉट है या कोई रिसेस है उसका साइज उसका विड्थ मेजर करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया गया किस प्रकार से ये दिखता है। तो बेसिकली ये किस शेप में है, टी शेप में आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं टी शेप बना हुआ है। दे कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेलीस्कोपिक लेग और प्लंजर कनेक्टेड टू ये हैंडल। तो यहाँ पर क्या होती है, एक बेसिकली पेयर होती है टेलीस्कोपिक लेग की, इसी को प्लंजर के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि जो ये वाला पोर्शन है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो टेलीस्कोपिक लेग के नाम से जानते हैं। किसके से कनेक्ट होती है, हैंडल से कनेक्ट होती है। यहाँ पर आपको प्लंजर लॉक दिखाया गया है। ये जो आपकी टेलीस्कोपिक लेग होती है क्या होती है, मूवेबल होती है, और यहाँ पर आपकी एक फिक्स लेग होती है। ठीक है, देन यहाँ पर ये वाले फेस और ये वाले फेस, यही दोनों क्या होते हैं, मेजरिंग फेस होते हैं। यहाँ पर अंदर स्प्रिंग लगी होती है जिसके द्वारा ये लेग क्या करती है, अंदर और बाहर आपकी मूव करती है। ठीक, तो द प्लंजर आर स्प्रिंग लोडेड टू फोर्स देम अपार्ट आफ्टर इंसर्टिंग द गेज इन ए होल और स्लॉट। इट कैन बी लॉक्ड इन पोजिशन बाई टर्निंग नल्ड हैंडल। इट में देन बी विड्रॉन फ्रॉम द होल एंड मेजर्ड विथ ए माइक्रोमीटर। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग लोडेड होते हैं, ठीक है, इस स्प्रिंग लोडेड की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी होल में ले गए तो वहाँ पर जब हम इस ऊपर से रोटेट करते हैं तो क्या करता है, साइज उसका बढ़ता है। और जब दोनों फेस कांटेक्ट में आ जाते हैं होल के, ठीक है, मान लो कोई आपका स्लॉट है उसके कांटेक्ट में ये दोनों जब आ गए फिर इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और इसकी रीडिंग को माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर करके देख लेते हैं कि कितनी रीडिंग है। ठीक,
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको स्प्रिंग पूछा जाता है, टेलीस्कोपिक प्लंजर पूछा जाता है, और कई बार यहाँ से प्लंजर लॉक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आपको फिगर दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या है, तो आशा करते हैं आप उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल। तो यहाँ पर आपको एक टूल दिखाया गया है, नाम पूछा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शेप है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा शेप बनना है, कोन शेप। तो ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब हमने आज की वीडियो स्टार्ट की थी। सबसे पहले क्वेश्चन में ये किसका शेप होता है, तो ये काउंटर सिंकिंग का होता है। ठीक, आप यहाँ पर टूल देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये ऐसे बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर सिंक। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आकृति का ये निर्माण करता है होल में। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंटर सिंक टूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल इसका डिटेल देख लेते हैं, क्या होता है काउंटर सिंक टूल, काउंटर सिंकिंग कहाँ पर यूज किया जाता है। तो काउंटर सिंकिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल। पहले से कोई यहाँ पर एक होल किया गया है, तो उसके सिरे को, उसके एंड को क्या करना है, हल्का सा बेबल करना है। ठीक है, हल्का सा एंगल देना है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। क्यों की जाती है ये प्रोसेस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैक्सिमम एग्जाम में यही वाला फिगर दिया जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये वाला फिगर भी अटैच किया जा सकता है, बट मैक्सिमम कंडीशन में यही आपको ये बेवल एंड वाला यहाँ पर फिगर दिया जाता है। तो इससे आप क्लियर हो सकते हैं कौन शेप है, तो क्या करेगा, नीचे थोड़ा सा बेवल करेगा, काउंटर सिंक हो गया। क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड ए रिसेस फॉर द हेड ऑफ ए काउंटर सिंकिंग स्क्रू। जो काउंटर सिंकिंग स्क्रू है उसके हेड को यहाँ पर थोड़ा सा रिसेस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या टू डीबर ये होल आफ्टर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद उस होल में बर वगैरह है तो उसको डीबरिंग के लिए, चूंकि जो फाइनल एंड होता है वहां पर हल्का सा चिप्स वहां पर छूट जाता है बर, तो उसको डीबरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एकोमोडेटिंग काउंटर सिंक रिवेट हेड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू एकोमोडेट द काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, काउंटर सिंकिंग की जाती है। टू चैम्फर द एंड ऑफ होल फॉर थ्रेड कटिंग एंड अदर मशीनिंग प्रोसेस। अगर उस सेल में हमें थ्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी वहां पर थोड़ा सा हमको चैम्फर की जरूरत होती है, तो इसके लिए भी एक काउंटर सिंकिंग प्रोसेस की जाती है। तो आशा करते हैं आपको काउंटर सिंकिंग क्लियर हो गया होगा। फिगर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसी के द्वारा क्या करता है, होल के एंड को बेबल करने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एज एक्स इन द ड्रिल बिट। तो यहाँ पर आपको एक ड्रिल बिट दिखाई गई है और ड्रिल बिट में एक एंगल को मार्क किया गया, पूछा गया इस एक्स से मार्क किए गए एंगल का नाम क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गई आपकी पहली कटिंग लिप और ये हो गई दूसरी कटिंग लिप, ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपका क्या होता है, सेंटर एक्सिस होता है। अब इन दोनों कटिंग लिप के बीच का जो एंगल है वही आपसे पूछा गया है। तो दोनों कटिंग लिप के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है, पॉइंट एंगल के नाम से जाना जाता है। इसी को कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल दोनों कह सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है, कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं बेसिकली ये होता क्या है। तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया, इससे क्लियर हो गया होगा। ये आपका हेलिक्स आ रहा है, ठीक है, ये आपका दूसरा हेलिक्स। अब यहाँ पर दो कटिंग एजेस बनी, एक पहली कटिंग एज हो गई, दूसरी कटिंग एज हो गई, दोनों जिस एंगल पर मिल रही है यही क्या हो गया, इसका पॉइंट एंगल हो गया। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द कटिंग एजेस और लिप। ये कटिंग लिप के बीच का या कटिंग एजेस के बीच का कोण होता है। द एंगल वेरीज अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। कई बार पूछा जाता है जो कटिंग मटेरियल या जो कटिंग पॉइंट एंगल होता है ये किसके अनुसार वेरी करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये मेनली डिपेंड करता है कि जो मटेरियल आपको ड्रिल करना है उसकी हार्डनेस कितनी है, कितना हार्ड है, उसी के अनुसार यहाँ पर हम इसका कटिंग एंगल सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट एंगल सेलेक्ट करते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए ज़्यादा होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखा जाता है। और अगर बात की जाए जनरल के लिए, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड कितना होता है, तो स्टैंडर्ड या जनरल पर्पज के लिए 118 डिग्री कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल रखा जाता है। अदर मटेरियल के अनुसार देखें तो हार्ड मटेरियल जैसे कार्बन स्टील हो गया या स्टेनलेस स्टील हो गया, तो इसके लिए कितना होगा, 150 डिग्री इसका पॉइंट एंगल रखा जाएगा।
मीडियम हार्ड मटेरियल जैसे कि ड्रॉप फॉर्ज कास्ट स्टील हो गया, तो इसके लिए कितना रखा जाता है, 125 डिग्री रखा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपसे स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील पूछा जाता है अराउंड 150 डिग्री। देन उसके बाद जो पूछा जाता है वो स्टैंडर्ड या सिंपल वर्क के लिए कितना होता है, तो 118 डिग्री। किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील आपका एक क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल हार्डनेस का मटेरियल होता है, तो इसके लिए कितना होता है, 118 डिग्री पॉइंट एंगल रखा जाता है। कॉपर और ब्रास की बात की जाए तो इसके केस में 100 डिग्री हो जाएगा। मैलेबल कास्ट आयरन और एल्युमिनियम के लिए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। वुड, लकड़ी या बेकेलाइट के लिए कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर होना चाहिए। जो हार्ड मटेरियल है जैसे कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील 150 डिग्री, ड्राफोर्ज कास्ट स्टील 125, माइल्ड स्टील के लिए 118, कॉपर ब्रास 100, मैलेबल कास्ट आयरन या एल्युमिनियम के लिए 90 डिग्री, वुड और वेकेलाइट के लिए कितना होता है, 60 डिग्री इसका एंगल रखा जाता है। आशा करते हैं कटिंग एंगल आपको क्लियर हो गया होगा, ड्रिल का पॉइंट एंगल का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एज एक्स इन द रीमर। तो यहाँ पर आपको एक रीमर का बेसिकली जो उसका कटिंग पॉइंट है उसका यहाँ पर 2D व्यू दिखाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स से मार्क किए गए पार्ट का यहाँ पर नाम क्या है। तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इसको हम फेस के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल फिगर देख लेते हैं कि कौन से पार्ट का यहाँ पर क्या लोकेशन होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बैक साइड में जो होता है इसको हम हील बोलते हैं, इसको भी पूछा जा सकता है। आपका टॉप जो पोर्शन हो गया ये क्या है, फ्लैंक हो गया। अब फ्लैंक हो गया, यहाँ पर फेस कटिंग इसके बीच में यहाँ पर जो सबसे नीचे जो आपका ये गैप होता है जहाँ से चिप्स वगैरह निकलती है, कूलेंट कटिंग पॉइंट तक पहुँचता है। बेसिकली कटिंग काम भी यही करता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको फ्लूट के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया मार्जिन दिखाया गया ऊपर सबसे टॉप में, इसको क्लियरेंस दिया गया हल्का सा बचाने के लिए जिससे वहाँ पर घर्षण ना हो। देन यहाँ पर निगेटिव रेक एंगल के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो फिगर यहाँ पर दिया गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फिगर से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी एक टर्मिनोलॉजी चाहे फ्लूइड के बारे में पूछ लिया, मार्जिन, फ्लैंक, फेस, हील या निगेटिव रेक एंगल, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो फेस पूछा जाता है और एंगल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रेक एंगल है, निगेटिव रेक एंगल, और उसके साथ साथ ये क्या है यहाँ पर फेस दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच एंगल डिटरमाइंस द रेक एंगल ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल बिट में बात की जाए कौन सा एंगल होता है जो कि रैक एंगल या रैक कोण को डिसाइड करने का काम करता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये हेलिक्स एंगल के द्वारा, हेलिक्स कोण के द्वारा ड्रिल बिट में रैक एंगल को डिसाइड किया जाता है। तो अगर बात कर ली जाए कि रैक एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए जब कौन सा ऐसा एंगल है ड्रिल बिट में जो ग्राइंडिंग के बाद चेंज नहीं होता है, तो केवल और केवल एक ही एंगल है जिसे हम रैक एंगल या हेलिक्स एंगल भी बोल दीजिए। तो रैक एंगल या हेलिक्स एंगल ये ड्रिल बिट में ग्राइंडिंग के बाद चेंज नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ड्रिल मैन्युफैक्चर की जाती है तो उस समय जो ड्रिल बिट के फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली किस एंगल पे वो घुमाए जाते हैं, कितने एंगल पे उसको मोड़ा जाता है, तो वही यहाँ पर क्या होता है जो फ्लूइड का एंगल होता है उसी को हेलिक्स एंगल और उसी के द्वारा रैक एंगल का भी डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो ट्विस्ट ड्रिल आर मेड विद डिफरेंट हेलिक्स एंगल। ट्विस्ट ड्रिल को डिफरेंट डिफरेंट हेलिक्स एंगल पे बनाते हैं। हेलिक्स एंगल को डिटेल में हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में। द हेलिक्स एंगल डिटरमाइन द रैक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल। तो बेसिकली जिस एंगल पे यहाँ पे आपके हेलिक्स घूमते हैं उसी को हेलिक एंगल कहते हैं, और यहाँ कटिंग पॉइंट पे ये किसका निर्धारण करते हैं, तो ये रैक एंगल का यहाँ पर निर्धारण करते हैं। तो रैक एंगल, हेलिक्स एंगल एट पेरीफेरी। तो बेसिकली नॉर्मल अगर बात की जाए कि फ्लूइड किस एंगल पे घूम रहे हैं तो हेलिक्स हो जाएगा, अगर पेरीफेरी पर देखा जाए तो उसी को रैक एंगल कहेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड के अनुसार ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। हेलिक्स एंगल जैसे एच टाइप का होता है 10 से लेकर के 13 डिग्री, हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। एन टाइप जो नॉर्मल हेलिक्स एंगल होता है 18 से 30 डिग्री, इसे हम स्टैंडर्ड जैसे माइल्ड स्टील के लिए, नॉर्मल साधारण कार्यों के लिए यूज करते हैं। तीसरा यस टाइप होता है जिसका एंगल होता है 35 से 40 डिग्री, इसे सॉफ्ट मेटल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी आपका कह सकते हैं
क्विक हेलिक्स होता है। और स्टैंडर्ड पूछा जाए तो स्टैंडर्ड कितना होता है 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री यहाँ पर स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल रखा जाता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर डाया 15 mm रीमिंग होल। तो अगर आपको एक ऐसे होल की रीमिंग करनी है जिसका फाइनल साइज कितना आना है, डाया 15 mm आना है, तो उसके लिए टैप ड्रिल साइज क्या होगा, मतलब रीमिंग करने से पहले जो हमें ड्रिलिंग करनी है उसका साइज क्या होगा। अब चूंकि रीमिंग के द्वारा यहाँ पर हल्का सा मटेरियल रिमूव किया जाता है, होल को फिनिश किया जाता है, तो ड्रिलिंग के बाद हमारे पास कुछ मटेरियल यहाँ पर होना चाहिए जिसके द्वारा रीमिंग प्रक्रिया की जा सके। तो इसलिए यहाँ पर जो ड्रिल किया जाता है रीमर के लिए उससे थोड़ा सा कम साइज के लिए किया जाता है। अब फाइनल जो साइज यहाँ पर हमारा दिया गया है रीमर का 15 mm दिया गया है, तो जो टैप ड्रिल साइज होगा इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा वही यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जनरली जो ड्रिल होती है वो क्या है, अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा होल बनाती है जिसे हम ओवर साइज कहते हैं। और सभी ड्रिल के लिए आपका ओवर साइज फिक्स रखा जाता है 0.05 mm ओवर साइज यहाँ पर सभी साइज के ड्रिल के लिए फिक्स होता है। अब एक यहाँ पर आता है अंडर साइज, तो अंडर साइज के लिए यहाँ पर हमारे पास चार्ट होता है, इसके द्वारा हम देखते हैं अंडर साइज। जैसे मान लो अगर 5 mm तक आपको देना है तो अंडर साइज उसके लिए 0.1 mm ले लिया जाता है। अब 5 mm से लेके 10 mm के बीच में ड्रिल का डायमीटर है तो उसके लिए भी यहाँ पर 0.2 ले लिया जाता है। 10 से लेकर के 15 के बीच में भी 0.2 mm लिया जाता है। और 15 से अगर 20 के बीच में ड्रिल का साइज है तो उसके लिए 0.3 mm अंडर साइज ले लिया जाता है। तो इस चार्ट के द्वारा यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अंडर साइज मिलता है। फाइनली कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ड्रिल साइज आपको कैसे निकालना है, तो जो आपका फाइनल रीमर साइज दिया गया है उसमें से माइनस कर देना है अंडर साइज और ओवर साइज को। अब अगर अपने न्यूमेरिकल पे वापस आए तो 15 mm हमें दिया गया है फिनिशिंग का साइज। अंडर साइज अगर कैलकुलेट किया जाए टेबल के अनुसार तो मैक्सिमम आप ध्यान रखो 5 से लेकर के और 20 तक कोई भी दे दे, आप 0.2 mm यूज कर लो स्टैंडर्ड, कोई यहाँ पर आपका उत्तर गलत होने वाला नहीं है। तो 0.2 mm क्या हो गया आपके लिए यहाँ पर अंडर साइज हो गया। ओवर साइज 0.05 हो गया। 0.2 और 0.05 को जोड़ो तो 0.25 आ जाएगा, 15 में से माइनस कर दीजिए तो 14.75 14.75 mm इसका क्या हो जाएगा, ड्रिल साइज हो जाएगा डाया 15 mm रीमर के लिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 14.75 mm होगा होल का साइज। ड्रिल करने वाले होल का साइज किसके लिए, डाया 15 mm रीमर के लिए। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ड्रिल्ड होल आर ओवर साइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो इसको हमने आज ही के वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो ड्रिल किया गया होल है वो ड्रिल के आकार से क्यों बड़ा हो जाता है। तो उसका दो कारण होता है, पहला होता है अनइक्वल लिप लेंथ और दूसरा होता है अनइक्वल लिप एंगल। तो ये दोनों हमने अच्छे से क्लियर किए हैं कि जो कटिंग लिप है उसकी असमान लंबाई है या असमान कोण है, या फिर जो ड्रिल का मतलब मशीन का स्पिंडल है वो थोड़ा उसमें ओवर हैंगिंग है या ड्रिल सेंटर में नहीं है तो ओवर साइज होल बनता है। मेन कारण होता है अनइक्वल लिप लेंथ और अनइक्वल एंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। तो कौन सा ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा ड्रिल किए गए होल पर फ्लैट शीट बनाई जाती है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ड्रिलिंग आप सभी को पता है होल बनाता है, काउंटर बोरिंग दिए गए लंबाई तक बड़ा करता है, काउंटर सिंकिंग बेवल करता है होल के एंड को, और स्पॉट फेसिंग क्या करता है, तो स्पॉट फेसिंग वहां पर फ्लैट शीट बनाने का काम करता है। इसको भी आप देख सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में स्पॉट फेसिंग का ये फिगर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस ऑपरेशन को दर्शा रहा है। तो किसका होता है, स्पॉट फेसिंग का होता है। स्पॉट फेसिंग इज ए मशीनिंग ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर बोल्ट हेड वाशर और नट एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल। तो किसी भी ड्रिल होल के ओपनिंग पर उसके टॉप सरफेस पर कोई बोल्ट है, नट है, वाशर है, उसके हेड को स्थान देने के लिए उसके सरफेस को क्या करता है, फ्लैट किया जाता है, उसी को स्पॉट फेसिंग कहते हैं।
ठीक, ये जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम स्पॉट फेसर कहते हैं या इसी को फेसिंग टूल के नाम से जानते हैं। जो ये प्रोसेस होती है सिमिलर होती है काउंटर बोरिंग के, ठीक है, एक्सेप्ट क्या होता है दैट इज ये स्लोअर प्रोसेस, थोड़ा सा स्लो होता है। अब इसको जो स्पॉट फेसिंग होती है इसको काउंटर बोर टूल के द्वारा भी कई बार यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। टूल्स दैट इज यूज फॉर काउंटर बोरिंग कैन बी यूज फॉर स्पॉट फेसिंग एज वेल, ठीक, मतलब यहाँ पर काउंटर बोरिंग टूल के द्वारा ही यहाँ पर हम स्पॉट फेसिंग भी कर सकते हैं, अलग से टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट का काम क्या होता है, तो आप सभी को पता है, चाहे वो ड्रिल हो, रीमर हो, टैप हो, फ्लूट का सबसे पहला काम है जो वहाँ पर कटिंग एजेस बनती हैं वो उसी के द्वारा बनती हैं। दूसरा चिप्स को बाहर निकालना। तीसरा कटिंग फ्लूइड को कटिंग पॉइंट तक पहुँचाना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, वेट कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, या फिर टू ड्राइव आउट द चिप्स, चिप्स को बाहर निकालने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिप्स को बाहर निकालने के लिए। देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एक ड्रिल बिट दिखाया गया है, ठीक है। ड्रिल बिट पे मान लीजिए स्ट्रेट सैंक आपको ड्रिल बिट दिखाई गई है जो 13 mm 12.7 mm तक की ड्रिल होती है, स्ट्रेट सैंक में पाई जाती है। इसको सीधा हम क्या करते हैं, चक के द्वारा आर्बर की सहायता से स्पिंडल में होल्ड करते हैं। जो टेपर सैंक आती है, मोस्ट टेपर MT1 to MT5 पाई जाती है, ठीक, उसको डायरेक्ट स्पिंडल में होल्ड करते हैं या फिर स्लीप सॉकेट की सहायता से। यहाँ पर आपको दिखाया गया है फ्लूट। तो फ्लूट बेसिकली क्या है, घुमावदार झिर्रियाँ होती है जो कि पूरे लंबाई में चलती हैं, ठीक। तो इसी के द्वारा कटिंग एजेस का निर्माण होता है फ्लूट के द्वारा ही, ठीक है। अब इसका बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है, फ्लूट आर द स्पाइरल ग्रूव होती हैं व्हिच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल, जो कि ड्रिल की पूरी लंबाई में यहाँ पर पाई जाती हैं। अब फ्लूट किसमें मदद करता है, टू फॉर्म द कटिंग एजेस, कटिंग एज का निर्माण करता है। टू कर्ल द चिप्स एंड अलाउ दिस टू कम आउट, चिप्स को क्या करता है, तोड़ता है और साथ ही साथ चिप्स को बाहर निकालने में मदद करता है। द कूलेंट टू फ्लो टू द कटिंग एजेस, और कूलेंट को मदद करता है कि वो कटिंग एज तक यहाँ पर पहुंच सकें। तो ये किसका काम होता है, फ्लूइड का काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड। तो थ्रेडेड किए जाने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंकिंग टूल का एंगल कितना होता है। तो काउंटर सिंकिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस में। अब यहाँ पर काउंटर सिंकिंग के एंगल को पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूज के अनुसार यहाँ पर काउंटर सिंकिंग का जो एंगल होता है टूल का वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला 75 डिग्री किसके लिए होता है, काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग। अगर उसमें हमें क्या करनी है, रिविटिंग करनी है, उससे पहले काउंटर सिंक कर रहे हैं तो उसका एंगल क्या होगा, 75 डिग्री होगा। 80 डिग्री होता है काउंटर सिंक फॉर सेल्फ टैपिंग स्क्रू, तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री। 90 डिग्री होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू एंड डीवरिंग, काउंटर सिंक हेड स्क्रू को बिठाना है या डीवरिंग करना है तो उसके लिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 120 डिग्री बेसिकली होता है होल के एंड को चैम्फर करने के लिए, जिससे वहां पर थ्रेडिंग की जा सके या कोई और मशीनिंग प्रोसेस करनी है। तो 75 डिग्री होता है रिविटिंग के लिए, 80 डिग्री सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए, 90 डिग्री डीवरिंग और काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए, 120 डिग्री होता है यहाँ पर थ्रेडिंग के लिए या फिर अदर मशीनिंग प्रोसेस के लिए। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर काउंटर सिंक टूल ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड, तो ऐसे होल पर जिसकी थ्रेडिंग की जानी है। तो थ्रेडिंग के लिए एंगल कितना होता है, हमने आपको बता दिया 120 डिग्री होता है, ठीक है। रिबिट के लिए हो गया, ठीक, सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हो गया, डीबरिंग के लिए हो गया और ये हो गया थ्रेडिंग के लिए। तो आशा करते हैं टोटल आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड कंडीशन में आपको क्या करना है, ब्लैंक साइज का कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो ब्लैंक साइज बेसिकली क्या होता है, जब भी थ्रेड काटना होता है यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेड किसी भी शाफ्ट पर, तो जो आपका मेजर डायमीटर होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पर उसका शाफ्ट का व्यास कम रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एजम्पशन है कि जब हम थ्रेड काटते हैं तो जो मटेरियल हमारा डिस्प्लेस होता है तो उसके कारण से वहाँ पर स्लाइटली डायमीटर बढ़ जाता है थ्रेड का। तो इसलिए वहाँ पर फाइनली जो हम टर्न करते हैं शाफ्ट को तो उसको थोड़ा सा कम टर्न करते हैं। तो कितना कम टर्न करते हैं उसके निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10।
पी का मतलब क्या होता है, पिच होता है। कैपिटल डी बड़ा डायमीटर, स्मॉल डी छोटा डायमीटर। अब यही इंटरनल थ्रेड में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टैप ड्रिल साइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैंक साइज क्या हो गया। तो ब्लैंक साइज क्या हो गया, डायमीटर हो गया शाफ्ट का, जिस पर हमें क्या करनी है, थ्रेडिंग काटनी है। अब ये क्या होता है, 1/10 मीन्स 1/10 क्या होता है, पिच का कम होता है। जो भी आपकी थ्रेड की वहां पर पिच है उसका 1/10 आप माइनस कर दो कैपिटल डायमीटर मतलब मेजर डायमीटर में से, आपको ब्लैंक का डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, या फार्मूला देखना चाहे तो फार्मूला क्या हो गया, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस P/10। यहाँ पर कैपिटल डी हो गया आपका मेजर डायमीटर, ठीक है, सॉरी स्मॉल डी हो गया आपका बेसिकली आपका जो मेजर डायमीटर है, ठीक है, जिसे हम आपका बोल्ट का डायमीटर कहते हैं। और यहाँ पर कैपिटल डी हो गया ब्लैंक का डायमीटर जिसकी टर्निंग करनी है। पी हो गया पिच ऑफ द थ्रेड। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि M16 इंटू 1.5 के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर आपको कैपिटल डायमीटर दिया गया 16, उसमें से माइनस कर देना है किसको, यहाँ पर जो आपकी पिच है 1.5 mm दी गई है, इसको क्या करना है 10 से डिवाइड कर लेना है, मतलब इसका 1/10 पार्ट निकाल के माइनस कर देना है। तो क्या आएगा, 16 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 1.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 0.15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका उत्तर निकल के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15.85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मान लो अगर 16 mm M16 इंटू 1.5 का यहाँ पर कोई आपका बोल्ट है, उस पर हमें थ्रेड काटनी है, तो इसके लिए ब्लैंक का डायमीटर कितना होगा, तो उसके लिए ब्लैंक का डायमीटर होगा 15.85। कैसे, 16 में से आपको माइनस कर देना है 1.5 को 10 से डिवाइड करके। ठीक, तो आशा करते हैं आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ब्लैंक का साइज यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ डाई। तो यहाँ पर आपको एक डाई का पिक्चर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सी डाई है। बेसिकली डाई क्या होती है, तो डाई ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं किसी शाफ्ट पर। अगर आपको बाहरी चूड़ियां काटनी है तो किसके द्वारा काटी जाती है, डाई के द्वारा काटी जाती है। होल में जब हमें इंटरनल थ्रेड काटना होता है तो उसके लिए टैप का प्रयोग करते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सी डाई है, तो इस डाई को कहा जाता है हाफ डाई। कौन सी डाई है आपकी, हाफ डाई है। बेसिकली ये दो पार्टों में बनी होती है, ये अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। इसका फिगर देख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका फिगर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कौन सी डाई है, तो ये हाफ डाई है। बेसिकली दो पार्टों में बनी होती है, काफी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन में होती है। एडजेसेंट कैन बी मेड इजिली टू इंक्रीज और डिक्रीज द डेप्थ ऑफ कट। यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू की सहायता से इसके साइज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बाय एडजस्टिंग द स्क्रू ऑफ डाई स्टॉक द डाई पीस कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर और कैन बी मूव्ड अपार्ट। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो बाहर वाला है इसको आपको मतलब नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये बाहर है बेसिकली ये क्या है, डाई का होल्डर है जिसमें डाई को होल्ड किया जाता है। मेन क्या है, मेन ये आपका अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, मेन क्या है आपका ये अंदर वाला पोर्शन, जिसमें ये हो गया आपका हाफ पार्ट और ये हो गया हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट में बना इसीलिए हाफ डाई नाम जाना जाता है। ठीक है, इस नट की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं, तो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए शाफ्ट पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of thread the crest and root are rounded to form a semicircle? which type of thread, वो कौन सी थ्रेड होती है जिसमें क्रेस्ट और रूट को क्या किया जाता है, राउंड किया जाता है एक सेमी सर्किल बनाने के लिए। तो अपने पिछले वाले वीडियो में हमने जितने भी टाइप ऑफ थ्रेड थे उसको विद फिगर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से भी आप देख करके पूरा इस थ्रेड को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इस हम पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार की थ्रेड में उसके रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त में बनते हैं, तो होती है आपकी नकल थ्रेड। कौन सी होती है, नकल थ्रेड होती है। इसका फिगर आप देख लीजिए, यूज देख लीजिए कहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आपको एक नकल थ्रेड का फिगर दिखाया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका, ठीक है, थ्रेड एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका दिखाया गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपकी थ्रेड
बनती है। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो इसके क्रेस्ट और रूट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम राउंड कर रहे हैं जिससे यहाँ पर एक सेमी सर्किल बन सके। तो ये थ्रेड आपकी कौन सी है, तो इसी थ्रेड को कहा जाता है नकल थ्रेड। ठीक, अब नकल थ्रेड का बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर वाल्व, स्पिंडल, रेलवे कैरिज कपलिंग, होज कनेक्शन एटसेट्रा। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है रेलवे कैरिज की कपलिंग में वैगन में कौन सी थ्रेड प्रयोग की जाती है, तो ये होती है नक्कल थ्रेड। या होस पाइप के कनेक्शन में कौन सी थ्रेड प्रयोग की जाती है, तो ये नकल थ्रेड प्रयोग की जाती है। क्रेस्ट और रूट कैसा होता है, राउंड शेप में होता है। तो आशा करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया टोटल 20 क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड ऑप्शन को, उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते थे उसको, और उसके ट्रेड थ्योरी को। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप ITI से किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।